हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स हों उसका अलर्ट्स आ सके और हमारे चैनल्स की जितनी भी वीडियो अलर्ट्स हैं उसका अलर्ट्स आ सके। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने चैप्टर 1 कवर करा था, जहां पर हमने आपको ओरिएंटेशन दिया था इस पूरे कंप्लीट कोर्स के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रोग्रामर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों आया, क्यों हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे हमें मूव ऑन करना चाहिए, क्यों हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। ये हमने पूरा कंप्लीट ओरिएंटेशन किया था। अब हमारा सीधा 30 आवर्स में हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने चैप्टर 2 से हमने 30 आवर्स स्टार्ट करे थे। चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक हम HTML कवर कर चुके हैं। अब हम अगला हमारा टॉपिक इसी चैप्टर का टॉपिक 2 जो है एडवांस CSS 3 का है। ये दोनों ही लैंग्वेजेस फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम कहते हैं इसको, जो कि सिर्फ फ्रंट एंड या क्लाइंट एंड पे एग्जीक्यूट होती है, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होती। HTML हमने पूरा कंप्लीट टेक्स्ट देख चुके हैं। इसका प्रीवियस वीडियो आप 2.1 आप देख सकते हैं। ये 2.2 है। 2.2 मतलब चैप्टर 2 का टॉपिक 2, जिसमें हम पूरा कंप्लीट एडवांस CSS के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। इसमें हम बेसिक टू पूरा उसका इनिशियली जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू ही दूंगा। जैसा कि CSS 3 क्यों आई, जैसा कि मैंने आपको HTML में बताया था कि HTML में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें वहाँ पर गार्बेजिंग करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, है ना। तो हमारा HTML 3 हमने जो है CSS का हम एवोल्यूशन लेकर आए कि CSS का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब हम HTML में क्या कर रहे थे, मार्कअप के फॉर्म में हम चीज़ों को लिख रहे थे, मार्कअप के फॉर्म में हम चीज़ों को लिख रहे थे, ओपनिंग टैग्स, क्लोजिंग टैग्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट में हम स्टाइल्स के फॉर्म में, मतलब जो भी हमारा HTML टैग ले रहे हैं, जैसे पैराग्राफ ले रहे हैं, हेडिंग्स ले रहे हैं, जो भी चीज़ ले रहे हैं हम उसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं। जैसे H1 की CSS स्टाइल की हमारे जितने भी कंप्लीट वेब पेजेस में जहाँ जहाँ हम इस CSS का रेफरेंस लेंगे वहाँ पर हमारे H1 का डिज़ाइन ये होगा, ठीक है। H2 का डिज़ाइन ये होगा, H3 का डिज़ाइन ये होगा, पैराग्राफ का डिज़ाइन ये होगा, ठीक है। पैराग्राफ का इस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें, हमारी इमेजेस इस फॉर्म में दिख सकती हैं, हमारे टेबल्स इस फॉर्म में दिख सकते हैं। ऐसे करके मल्टीपल जितने भी टैग्स हैं हम टैग्स की डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। टैग्स की इंडिविजुअली डेफिनेशंस लिख सकते हैं। और इसमें एड ऑन हम HTML टैग में एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं, जैसे हमने p टैग लिया, हम एट्रीब्यूट ले सकते हैं स्टाइल, STYLE स्टाइल, जहाँ पर हम इनलाइन CSS की कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट के फॉर्म में भी हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं। डॉट CSS एक फाइल लें, स्टाइल डॉट CSS एक फाइल लें जिसके अंदर हम CSS को डिफाइन कर सकते हैं, और उस फाइल को हम HTML फाइल में हम रेफरेंस कर सकते हैं। हम ये सब हम प्रैक्टिकल सेशन जो हमारा होगा उसमें हम पूरा कंप्लीट करके देखेंगे। हम इनलाइन भी स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं और फाइल पे भी डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक पैराग्राफ की डेफिनेशन दे दी, एक H1 की डेफिनेशन दे दी, लेकिन H1 भी मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल डेफिनेशंस हो सकती हैं। तो हम क्लास के फॉर्म में उसको लेकर आ सकते हैं, जहां पर हम एक एट्रीब्यूट ले लेते हैं स्टाइल की जगह क्लास। क्लास मतलब यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इसको जो स्टाइल जो फॉलो करेगा वो इस क्लास का करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पैराग्राफ P1 करके हमने बनाया, तो पैराग्राफ की स्टाइलिंग कैसे होगी, डॉट P1 की हम पैराग्राफ की स्टाइलिंग हम देंगे, ठीक है। ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, मान लीजिए कि पैराग्राफ कोई डिफरेंट टाइप का पैराग्राफ है, कई तरीके के पैराग्राफ हो सकते हैं आपके नॉलेज शेयरिंग में, तो आपको कौन से पैराग्राफ की स्टाइलिंग कौन सी रखनी है वो आप क्लास के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एज वेल एज आपने देखा कि है ना, हम इनलाइन भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, CSS फाइल में भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, और HTML जहां हम राइट अप कर रहे हैं वहां पर भी हम उसके हेड सेक्शन में, मेटा टेक्स्ट सेक्शन में, या बॉडी टेक्स्ट सेक्शन के लास्ट में हम डेफिनेशन दे सकते हैं जहां पर स्टाइल की डेफिनेशन है।
लेकिन अगेन अगर हम HTML में देते हैं तो हम उसको सेंट्रलाइजली मल्टीपल पेजेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारा CSS अगर हम इनलाइन यूज़ कर रहे हैं या फिर CSS को हम HTML पे ही यूज़ कर रहे हैं तो हमारा गार्बेज तब भी होगा। तो हम कभी भी हम जब जिस चीज़ के लिए बनी है उसका इवैल्यूएशन अगर हम उसी वही गलती रिपीट करेंगे तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए हम HTML और CSS डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे। CSS की जब भी स्टाइलिंग करेंगे एक फाइल में ही स्टाइलिंग करेंगे और उसकी रेफरेंस ले लेंगे कि स्टाइल और उसका सोर्स, स्टाइल का सोर्स हम रेफरेंस ही करेंगे। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि इनलाइन अगर आप देते हैं या HTML.htm पेज पे ही आप उसको डिफाइन करते हैं तो हमारी फिर से गार्बेजिंग होगी। फिर से गार्बेजिंग होगी मतलब प्रॉब्लम्स, फिर से प्रॉब्लम्स, हम फिर से वापस उसी एरा में पहुंच जाएंगे। अगर आप स्टाइल फाइल में डिफाइन ना करके अगर आप ये गलती करते हैं तो फिर से आप बिफोर 90s से पहले का जो हमारा इंटरनेट एरा था, जो भी वेब एरा था, आप हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, पास्ट काल में पहुंच जाएंगे। मतलब आप 25-50 साल पुराने व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक है, एडवांस नहीं कहलाएंगे। एडवांस कब कहलाएंगे, जब ऑलवेज आप नई जो जिस प्रॉब्लम की वजह से बनी है आप उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए, उस प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हुए आप उसको डिफाइन करेंगे तो ही। अब स्टाइल की कैस्केडिंग का ये है कि आप कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस हो सकती हैं, हज़ारों से डेफिनेशंस हैं, हज़ारों से। आप CSS3 में तो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं, एनिमेशंस डिफाइन कर सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं। आपको एक जनरल ओवरव्यू दे सकता हूँ, आपको बता देता हूँ, बाकी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। और आप गूगल पे हर सॉल्यूशंस के लिए, CSS के लिए, स्टाइलिंग के लिए आप गूगल पे भी सर्च करके पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर के लिए मुझे कौन सी CSS लिखनी पड़ेगी या अवेलेबल CSS कौन कौन सी अवेलेबल हैं। कौन कौन सी CSS आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो जो हमारे लिए फॉन्ट की, हमने फॉन्ट टैग हटाया, हमने HTML से फॉन्ट टैग हटाया क्योंकि हमें बार बार फॉन्ट टैग डिफाइन करना पड़ रहा था। तो फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर आई। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं फॉन्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो हमें फॉन्ट, हमारे पास तो एक सिस्टम में प्री डिफाइंड फॉन्ट्स होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन कैल और बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स हो सकते हैं जो पहले से स्टार्टिंग से ही कंप्यूटर की दुनिया में वो फॉन्ट्स चले आ रहे हैं। वो कॉमनली हर कंप्यूटर में वो फॉन्ट्स मिलेगा। लेकिन कुछ हो सकता है कि हम कुछ फॉन्ट्स है ना कहीं से रेफरेंस ले लें जो CSS3 में डिफ़ाइन किया गया और HTML5 में डिफ़ाइन किया गया, कि हम कोई नए टाइप का फॉन्ट रेफरेंस ले लें किसी वेब URL का रेफरेंस लेके। तो हमने उसको डिफ़ाइन करा @font_face। ये जस्ट फॉर थ्योरी है, आपको अभी है ना पूरा प्रैक्टिकल सेशन में आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा फॉन्ट फेस। ठीक है, अब जब हम उसको कर्ली ब्रैकेट में जब हम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, मतलब हमें कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कोलन, और यहाँ पर जैसे कौन सा फॉन्ट आपको डिफाइन करना है। कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मतलब इसके पहले टैग हो सकता है या क्लास हो सकती है, या हम इनलाइन लिख रहे हैं तो इनलाइन में सीधे लिखना शुरू कर देंगे। हम टैग और वो क्लास या फिर क्लास, हम क्लास या फिर टैग डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फॉन्ट में आ जाता है जो अगला हमें बार बार फॉन्ट में हमें डिफाइन करना पड़ रहा था, फॉन्ट का साइज। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं फॉन्ट साइज। अब PX में हो सकता है 16 px, एग्जाम्पल के तौर पे PX में हो सकता है, या जो भी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू देंगे आप, PX में हो सकता है, EM में हो सकता है। इन सब का यूज़ है, इन सब को अलग अलग डेफिनेशन है, बहुत वास्ट है ये। वो तो आप है ना, आपको मैं जनरल जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल सेट करते चले जाएंगे, जब हम एक लाइव प्रोजेक्ट जब करेंगे तो आपको जहाँ कौन सी चीज़ कौन सा यूज़ हो रहा है वो ऑटोमेटिक आपको पता चलता चले जाएगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि हमें पर्टिकुलर कोई चीज़ सर्च करके ढूंढ के लगाना है तो हम गूगल पे, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी जब मैं कोई चीज़ ढूंढता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर के लिए CSS स्क्रिप्ट क्या लिखनी होगी तो मुझे वो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। तो आपको मैं उसके साथ बताऊंगा कि आपको नई चीज़ कैसे लर्न करना है और कौन कौन सी चीज़ आप इवॉल्व कर सकते हैं। आप अपने आप को, जब इंटरनेट की दुनिया 90s से लेके आज तक में इवॉल्व हो रही है, 65 से इवॉल्व हो रही है, तो आप क्यों नहीं हो सकते। आप तो ह्यूमन बीइंग हैं, आप ज़्यादा इवॉल्व होंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज एक हमारे लिए मसला था।
फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ज़माने भर का एक मसला था, तो हमने एक दे दिया बोल्ड करने के लिए फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट अगर हमने एक नया डिफाइन करा। फॉन्ट स्टाइल हमने डिफाइन करा, फॉन्ट की स्टाइल क्या होगी। अब यहाँ फॉन्ट वेट में क्या हो गया, बोल्ड, बोल्डर, बहुत ज़्यादा बोल्डेस्ट, ठीक, या वैल्यू में 100%, 200%, 500%, 1000%, इस तरीके से। फॉन्ट स्टाइल मतलब हमें स्टाइलिंग में अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक आउट, स्ट्राइक थ्रू करना है, जो भी XYZ इस तरीके से। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें फॉन्ट से रिलेटेड हमको चीज़ें मिली। फिर अगली चीज़ हमारी आ जाती है मार्जिन। मार्जिन, पैडिंग, जो हमारा कंटेंट है उस पर क्या पैडिंग होगी और क्या मार्जिन होगा। जैसे हमारा कंटेंट इस बॉक्स में डिस्प्ले आ रहा है ना, तो चिपक के आएगा, यहाँ से लिखा हुआ चिपक के लिखा हुआ होगा, है ना। तो मार्जिन का मतलब उसको दूसरे कंटेनर से या ब्राउज़र से कितने दूरी पे रखनी है, उस बॉक्स कंटेनर को दूर, उस चीज़ से दूर करना है, डिस्टेंस बनाना है, डेट इज़ मार्जिन। ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर कहाँ से राइट अप लिखना होगा, डेट इज़ पैडिंग। डेट इज पैडिंग। तो हमें पैडिंग्स डिफाइन कर रहे हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, या कॉमन सबके लिए तो एक कॉमन। अगर हमने यहाँ पर 10px कॉमन लिख दिया, 10px कॉमन लिख दिया तो कॉमन फॉर ऑल, चारों सेक्शंस, चारों साइड से। लेकिन इंडिविजुअली डिफाइन करना है तो हम दो कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, दो बार लिख दिया तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। फिर अगर हमने इसको 3 बार लिख दिया तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और 4 बार लिख दिया तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, पैडिंग्स हैं। इस तरीके से हज़ारों से CSS अवेलेबल हैं, हज़ारों तरीके हैं CSS डिफाइन करने के। लेकिन हम CSS भी सिर्फ एज पर यूज़ करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा CSS स्टाइल नहीं लिखनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक अपग्रेडेड वर्जन हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं जहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ अजाक्स के फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्री डिफाइंड HTML के फंक्शंस लिखे हुए हैं, प्री डिफाइंड CSS डिफाइंड है, तो हम बूटस्ट्रैप का फॉलो करते हैं। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूज़ करने का एक और रीज़न है कि जो हमारा HTML का एरा है, वो हमारा वेब पेजेस जो है पहले सिर्फ हम कंप्यूटर पे देखते थे, फिर लैपटॉप आया तो हम लैपटॉप पे देखते थे, फिर उसके बाद और एडवांस आया, एंड्रॉयड आ गया, आईफोन आ गया, और ज़माने भर की चीज़ें आ गई। तो हमको अब उसको स्मॉल डिवाइसेस पे भी देखना है। तो मतलब हमारा जो कंटेंट पहले वेब पेजेस पे बड़ा सा स्क्रीन पे देखते थे, वो हमें स्मॉल डिवाइसेस पे देखना है, तो रेस्पॉन्सिव करके भी आया। तो हमारे लिए रेस्पॉन्सिव एक नया शब्द जुड़ जाता है, रेस्पॉन्सिव। जब हम रेस्पॉन्सिव का यूज़ करते हैं तो हमारे पास हमें कोई रेडीमेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुली, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है रेस्पॉन्सिव के लिए, वो है बूटस्ट्रैप, जो कि सेम लेआउट को आपको मोबाइल डिवाइसेस पे भी दिखाता है, सेम लेआउट को डेस्कटॉप लेआउट पे भी दिखा सकता है, जहाँ पर आप मल्टीपल डेफिनेशंस, आपको इन शॉर्ट मतलब सिर्फ पैरामीटर पास करके आप उसको डिज़ाइंस को डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पर हमारी कैस्केडिंग हम क्लोज कर सकते हैं, कितने भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर CSS में एनिमेशंस भी डिफाइन करने का ऑप्शन है। ठीक है, अगर हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड है, हमें तो सिर्फ अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ और एड ऑन करना है, कुछ कस्टमाइजेशन करना है, तो ही हम CSS लिखेंगे। अदरवाइज CSS हमें लिखने की बहुत मामूली सी जरूरत पड़ती है, क्योंकि बना बनाया एक टूल है आपके पास अवेलेबल है, बना बनाया एक फ्रेमवर्क है, तो आप क्यों उसको अननेसेसरी कोडिंग लिखेंगे। आपको पहले से ही वो यूज करना है, आपका इसका प्रैक्टिकल सेट में कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रैक्टिकल सेट बनाएंगे जिसमें HTML का होगा, एक प्रैक्टिकल सेट बनाएंगे CSS का, एक प्रैक्टिकल सेट बनाएंगे बूटस्ट्रैप का। मींस हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो बूटस्ट्रैप हो सकता है या jQuery हो सकता है। हम अगला टॉपिक jQuery भी ले सकते हैं, बूटस्ट्रैप भी ले सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ jQuery के फंक्शंस भी प्री डिफाइंड है। तो हम jQuery हम ले लेंगे कि उसमें हम कर क्या रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट भी ले सकते हैं और jQuery भी ले सकते हैं। CSS स्टाइल में जो इसका जो सीधा सा कंसेप्ट था CSS यूज करने का, वो ये था कि जो हम मल्टीपल टाइम्स टैग्स के फॉर्मेट में बार बार हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करके, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस करके कोड रीयूज को बढ़ाना। तो हम CSS में एक जगह डिफाइन कर देते हैं और वो कोड रीयूज HTML में एक जगह रेफरेंस दे देते हैं, ताकि वो सारे वेब पेजेस पे ऑटोमेटिक उसकी डिजाइनिंग वो फिल आउट कर देती है। डेट इज CSS।
इस टॉपिक में बस इतना ही। अब जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स आएंगे, उनका अलर्ट आपको मिलता रहे। क्योंकि अभी तो हम थ्योरी चल रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिकल सेशंस के लिए ज़रूरी है कि आपको अलर्ट मिलता रहे, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है और जे क्वायरी भी हो सकता है। तो अगले टॉपिक के लिए आप इंतज़ार करिए, आपको नेक्स्ट टॉपिक उसी का अलर्ट आएगा। तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक का अलर्ट मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।